Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too, students. So, students, today we are going to start our new chapter, that is nationalism in India. Right? Before that, we have learned about reformers, right? Swami Dayanand Saraswati, Raja Ram Mohan Roy, रामकृष्ण परमहंस, ठक्कर बापा, ये जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या चेंजेस लाए थे इंडिया में। जैसे कि सुपरस्टिशंस में लोग बहुत मानते थे, उन सब में उन्होंने क्या किया, चेंजेस लाने की ट्राई की। राइट, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? इट मीन्स राष्ट्रीयवाद। ठीक है, खुद के नेशन के लिए जो इंडिपेंडेंस की चीज़, जो अवेयरनेस करनी होती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ब्रिटिशर्स ने किस तरह से कौन से रूल्स हमारे पे अप्लाई किए एंड हमने उन पे कितना अपोज किया, कि फाइनली हमने क्या किया, अपने नेशन के लिए, आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए क्या क्या अगेंस्ट किया, और हमने क्या कहते हैं कि भाई आज़ादी के लिए अपना नारा लगाया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रीजंस, कौन से रीजंस थे। पॉलिटिकल रीजंस ले लो, इकोनॉमिकल ले लो, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन ले लो, लिटरेचर एंड एजुकेशन ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, देन आफ्टर मैग्निफिकेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टाब्लिश्ड हुई, हमने कैसे ट्राई की, किस तरह से हमारी खुद की पार्टी इस्टाब्लिश्ड हुई। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इसमें कि इनिशियल स्टेज क्या थे इस पूरे द इंडियन नेशनल कांग्रेस के। देन आफ्टर वी विल लर्न डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि किस तरह से भी ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना के इंडियन और दूसरी जो धर्म के बारे में थे वो किस तरह से हमें भड़काने लगते थे, एंड उन्होंने किस तरह से ये पॉलिसी अपनाई। देन आफ्टर पार्टीशंस ऑफ बंगाल में भी उन्होंने बहुत सारा अपनी जो रूल्स और पॉलिसीज़ होती है वो अपनाई, और पार्टीशंस ऑफ बंगाल में इन्होंने बहुत सारा ये अपनाया था कि भाई ईस्टर्न और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट बंगाल को हम डिवाइड कर डालें दूसरे दूसरे कास्ट में। इस तरह से उन्होंने ये सारी चालें चली थी और हमने भी उसमें अपोस्ट किया था। देन स्वदेशी मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था, पैंगंग मूवमेंट स्टार्ट किया था। देन आफ्टर नेशनल एजुकेशन, तो इस चैप्टर में हम, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है और हमारा थोड़ा लेंदी चलेगा। इस बार हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स जो है वो लेंदी ही होंगे। इसमें हमें पूरा का पूरा, फॉर लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा कि भाई कैसे ब्रिटिशर्स की पूरी हमने लाइन टू लाइन पढ़ा कि भाई कैसे आए, उन्होंने क्या अप्लाई किया, किस तरह से उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि भाई राज था वो एक्सपांड किया, उस तरह से बनेंगे कि भाई वो ब्रिटिशर्स कैसे ट्रेडर्स बन गए थे, वो सब पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये तो ब्रिटिशर्स थे, वो हुआ, ठीक है ना, फिर ब्रिटिशर्स के होते हुए हमने क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश की, हमने कैसे आज़ादी के लिए नारे लगाए, हमने कैसे आज़ादी के लिए पॉइंट रखा कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, और किस तरह से एक एक पर्सन उठा, अवेयरनेस हुई और उन्होंने आज़ादी के लिए नारे लगाए, एंड द लास्ट हमें आज़ादी मिली। राइट, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वही का वही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको 9th में भी रिपीट होगा, पर उसमें थोड़ा डिप होगा, इसमें थोड़े से पॉइंट्स दे रखे हैं, बट ये पूरा का पूरा रिलेटेड वही है कि हमने आज़ादी के लिए कौन से पैर रखे, कौन से मूवमेंट्स किए, किस तरह से हमने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ की, कौन से मूवमेंट हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। Nationalism means a feeling of pride and belongingness towards a one's nation. It is also a willingness and to sacrifice everything one has for the nation if the need is arise. सी, जैसा कि मैंने बोला कि नेशनलिज्म मीन्स व्हाट, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मीनिंग क्या, कि भाई खुद के नेशन के लिए हमें जो भी फीलिंग्स होती है कि भाई हमें आज़ादी चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो हम नेशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन
किसी पर्सन को एक घर में पूरा लॉक किया जाए, तो कंटिन्यूसली लॉक किया, उसको निकाले विकाले नहीं, तो वो क्या होता जाएगा, और वो उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम करवाते जाए, खाना भी प्रॉपर ना दे, सिर्फ काम ही काम करवाते जाए, एंड घर वगैरह सब उसका हो और उसके घर पे कोई और ऐसे इस तरह से कब्जा करे, और क्या कहते हैं कि भाई है ना, उसे ही सब काम करे, तो धीरे 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 क्या होगा, उसके मन में फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ना, राइट। ऐसे हमारे पास भी होता है ना, ये तो चीज़ मेरी है और मैं ही गुलामी कर रहा हूँ, तो धीरे 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 उसने आज़ादी के लिए क्या एक एक पैर उठाया हो ना, खुद की इंडिपेंडेंट के लिए। इसी तरह से कि भाई खुद की आज़ादी के लिए हमारे में जो फीलिंग थी ना नेशन की, वो आगे आने लगी थी, अवेयरनेस हम में आने लगी थी, और फिर हमें ऐसे लगने लगा कि हम अपने नेशन के लिए कुछ भी कर लेंगे, पर हमें आज़ादी चाहिए। जैसे कि एक घर में बंदे को पैक करके रखो और उसे आज़ादी के लिए वो कैसे ऐसे डिमांड करेगा, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट टू बी ए इंडिपेंडेंट, लाइक दिस। हमारे में भी वो अवेयरनेस जागने लगी थी, एंड देन आफ्टर वी वॉन्ट दैट वी वॉन्ट फ्रीडम ओनली, और उसके लिए हम अपने नेशन की आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता भी है कि कितने सारे जो लीडर्स थे, उन्होंने ऐसे ही थोड़ी शहीद हो गए, वो ऐसे ही शहीद नहीं होंगे, उन्होंने अपनी जानें दे के हमें आज़ाद करवाया, इसलिए आज हम इतने फ्रीडम है, हम घूम पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री में आई है, इसीलिए आई है, अदरवाइज़ नहीं आती। अदरवाइज़ क्या होता कि आज भी हम किसी के अंदर होते, राइट। तो इन सब लीडर्स के लिए, ये सीन लीडर्स और अनसीन लीडर्स, काफ़ी लीडर्स तो ऐसे भी हैं जिनकी स्टोरीज भी हमें नहीं पता होगी, पर उन्होंने भी वो काम किया होगा। तो उनके मन में एक ही चीज़ जागी, क्या, दैट अवेयरनेस, कि वो अपने नेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया डेवलप्ड नोटेबल आफ्टर द रिवोल्ट 1857। जैसे कि हमने पढ़ा था फ्रीडम मूवमेंट, चैप्टर 8 या 9 था सेमिस्टर फर्स्ट में, फ्रीडम मूवमेंट, उसमें फर्स्ट कौन था पर्सन जिसने फर्स्ट कदम आगे लगाया था, मंगल पांडे। ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट जो हमारी फर्स्ट मंगल पांडे ने, जो वो पता है ना बंदूकें या थी, उनमें उन्होंने पिग और कैट का जो मांस लगाया था, फिर ऐसे बोला था कि भाई ये मुंह में लगा कि ये बम्स को वगैरह फोड़ने हैं, जिसके लिए हमने मना कर दिया था क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म के खिलाफ था। फिर उन्होंने ये जो आवाज़ उठाया था, उसी आवाज़ के बाद धीरे 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 क्या हुआ था, रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, राइट। तब भी हमने फ्रीडम मूवमेंट में 10 मई को जो स्टार्ट हो 31 मई को जो रिवोल्ट स्टार्ट होने वाला था, तो मंगल पांडे से रहा नहीं गया था और वो इंस्टेड ऑफ 31 में 10 मई को हो गया था, राइट। तो ये नेशनलिज्म की जो अवेयरनेस है वो कब से स्टार्ट हुई, लोगों को रिवोल्ट जब हुआ था 1857 में। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ओरिजिनेटेड इन यूरोप, वेरियस फैक्टर्स सच एज अ Renaissance, Reformation, the American and the French Revolution, unification of Italy and Germany, etc., played an important role of propagation of nationalism in Europe. The British rule in India helped the Indian to gather the knowledge of the things happening around the world and change their political, social, religion, and economics view. Various factors fostering the modern nationalism arose in India. The educated and intellectuals felt that the need of self rule in our country, and this thought gradually spread far and wide in the nation. It was followed by the feeling of national unity. We will study various factors led to rise in nationalism in India. The first is political reason. Before the British rule, our country lacked the political unity. India was divided into big and small princely states. The British defeated many kings and established their direct or indirect rule over India. Under the dominance of the Britishers, a uniform administrative system was implemented. However, the all over experience of the British rule was not conducive
Besides, there were many other reasons that led to protests against the British rule. Gradually, these protests become and more prominent and widespread. अभी क्या हुआ कि फर्स्ट रीज़न है वो पॉलिटिकल रीज़न से। तो क्या किया था ब्रिटिशर्स ने पहले ही, अगर इंडिया ये जो नेशनलिज्म का जो हमने आज़ादी का जो सोचा था उसमें से, तो पहले तो ब्रिटिशर्स ने, वैसे भी देखो इंडिया जो था स्टेट्स का ही, किंगडम्स ही थे डिफरेंट डिफरेंट, हर एक में अलग अलग छोटे छोटे स्टेट में छोटे छोटे क्या कहते हैं किंगडम्स जो थे जहाँ पे राजा काम करते थे, राइट। द किंग मोनार्की सिस्टम चलती थी। भले ही उसमें फिर हम एज अ क्या कहते हैं कि भाई यूजलेस ही रहे, हमारे कोई काम नहीं था। जैसे कि किंग थे तो हम क्या थे, उनके पुतले ही बन गए थे ना। हमें जो चेंजेस करने थे, हमें जो चेंजेस लाने थे, वो कोई किंग को करने थोड़ी देते थे। हम राजा तो एक नाम का राजा रह गया था, बन तो वो गुलाम ही गया था। पर काफ़ी ऐसे भी किंगडम्स जो थे जहाँ पे स्मॉल और बिग क्या थे किंगडम्स, प्रिंसली जो स्टेट्स थे वो डिवाइडेड थे। तो ब्रिटिशर्स पता है क्या करती थी, उन लोगों को ऐसे करती थी कि हमें, अगर हमने आज़ादी के लिए नारा भी उठाया था ना, तो भी वो ब्रिटिशर्स क्या करती थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल ओवर इंडिया में करती थी। क्योंकि उसने क्या किया था कि छोटे छोटे किंग्स जो थे ना, वो इस्टाब्लिश्ड जो किंगडम थे उनके तो थे, तो उनको ऐसे ही बोलती थी कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे ना वो तो खुद के ही हैं, तो यू कांट ज्वाइन द यूनियन, इंडियन यूनियन, राइट। ये जो प्रिंसली स्टेट का डीपली में है ना, मैं आपको बताऊंगी आगे ही हमारे चैप्टर में आएगा कि भाई इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हमने जो झेला। ये प्रिंसली स्टेट का ही जो टॉपिक था वो हमने बहुत ही फेस किया था। 562 या 569 समथिंग ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जो थे आज़ादी के बाद भी थे और जो मर्ज नहीं होना चाहते थे। एंड द सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत ही अच्छा हाथ था हमें आज़ादी प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में ज्वाइन करवाने के लिए। तो जब ब्रिटिशर्स को ऐसे लगने लगा था कि भाई अभी ये लोग अवेक हुए हैं, नो डाउट ये तो जस्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट ही था, बट फिर भी उन्होंने क्या कर डाला था, प्रिंसली स्टेट्स को डिवाइड कर डाला था स्मॉल एंड बिग में, ताकि वो उन लोगों को वो भड़का सके कि देखो तुम लोगों का कुछ नहीं होगा, तुम लोग अपने ही किंगडम में रह सकते हो, तुम अपने ही राजा रह सकते बन सकते हो। वैसे भी आपको पता ही था, वी डोंट हैव अ यूनिटी, दैट्स वाई ऑल दिस थिंग्स हैपन। तो ब्रिटिशर्स ग्रेजुअली क्या करने लगते थे कि भाई एक ही काम करते थे, टू डू प्रोवोक टू द अदर्स, किसी और के बारे में किसी को अच्छी तरह से प्रोवोक करना, भड़काना, यही उनका काम था। दे आर डूइंग लाइक दिस every time they are playing the politics, every time they are playing the politics. So first reason is that political reason, दिस इज़ अवर फर्स्ट रीज़न। हमें आज़ाद होने के लिए ये जो स्मॉल और बिग स्टेट्स हैं उनको तो एक करना पड़े ना, तो वही तो आज़ादी मिले ना। नहीं तो हर एक छोटा छोटा किंगडम लेके बैठ जाए तो हमें आज़ादी कहाँ से मिलेगी, राइट। सेकेंड इज इकोनॉमिकल रीज़न। India was financially ruined due to the economic policies of the Britishers. The Britishers took a raw material from India to England, and then the finished manufactured goods were sold in the Indian market. The duty on the manufactured goods imported in India from England was negligible, and whereas heavy taxes were levied on the commodities manufactured in India. As was the result, the Indian goods become more expensive than the imported goods. In this cutthroat competition, the handicraft and the cottage industries of India could not sustain itself. Many artisans became unemployed. Soon the Indians realized that it was a British policy to propose in England at the cost of Indian economy. This fostered the feeling of nationalism in the people of India. देखो इकोनॉमिकल रीज़न की वजह से भी ये हुआ। एक तो पहले पॉलिटिकल कि ये जिस तरह से उन्होंने स्मॉल बिग्स किस तरह से किंग्स के जो स्टेट्स थे वो डिवाइड कर डाले थे, उस वजह से भी किसी ना किसी को ये लगा कि दिस इज़ द मेन रीज़न, हमें नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो अवेयरनेस हो सके। सेकेंड इज़ द इकोनॉमिकल रीज़न ऑल्सो, जैसे कि हमने चैप्टर 6 में ही शायद पढ़ा था, सेम 1 में,
कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जैसे ही ट्रेडर्स बिकम अ रूलर्स, इस चैप्टर में ही शायद हमने पढ़ा था कि किस तरह से धीरे धीरे वो रूलर्स बन गए। तो उन्होंने क्या किया, जो भी पता है ना मैन्युफैक्चर इंडिया में होता था तो वो फिनिश्ड वगैरह इंग्लैंड में होता था और इंडिया वाले की चीज़ हमें ही महंगी पड़ती थी, टैक्स हमें भरना पड़ता था, उन्होंने वहाँ पे अपना टैक्स कुछ वगैरह रखा नहीं था। तो उस वजह से क्या हुआ था, उस वजह से यही होता था कि जो गुड्स वगैरह जो होते थे यहाँ वहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होते थे, तो वहाँ पे वो लोग उस सस्ते रेट में और लो रेट एंड विथआउट एनी पेइंग टैक्स वो वहाँ पे बिकता था। एंड वो जो कंट्रीज़ थी उनका जो बिजनेस था, उनकी जो क्या कहते हैं कि भी मैन्युफैक्चरिंग थी, वो सब उनको सस्ता पड़ता था। सेकेंडली उनका बिजनेस अप में जाता था। सिमिलरली हियर हम क्या करते थे कि हमारी जो चीज़ें हम ही बनाते थे बट हम पे उन पे टैक्स लगता था, ब्रिटिशर्स वो हम पे टैक्स लगाते थे, तो वो चीज़ें हमें खरीदने में ही महंगी पड़ जाती थी। अब जो चीज़ें हमें ख़रीदने में ही महंगी पड़ जाए तो वो चीज़ें हम बेयर ना कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम वो सारी चीज़ें बेयर कर पाए। तो इंडिया इकोनॉमिकली भी क्या होता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी जो हाथ से हम एम्प्लॉयड अपना काम करते थे, तो वहाँ पे इतनी मशीनरीज डेवलप्ड हो गई थी तो वहाँ पे हम पहुँच ही नहीं पाते थे, उनके कंपटीशन में तो हम पहुँच ही नहीं पाते थे। तो हम ऑलरेडी क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे बहुत सारे। इवन दो देखो इसमें लिखा है सुन द इंडियन मेनी आर्टिशियंस, जो जिनको कला होती थी, जो आर्ट होते हैं ना, आर्टिशियंस जो होते हैं जिनमें खुद की कला होती थी। आज भी आपने देखा होगा कि कच्छ के साइड या जाते हो तो कैसे हैंड क्राफ्ट वर्क आपको बहुत मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इनकी जो कलाएं थी, वो लोग तो अनएम्प्लॉयड ही हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतना टैक्स वगैरह लगा दिया तो हम पहुंच ही नहीं पाते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगा कि भाई बाहर के लोग हमारा ही माल लेके अमीर होते जा रहे हैं और हम हमारे माल पे टैक्स पे कर रहे हैं। ये थी तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, हमने तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लगाई थी। अब तुम लोगों की सोचो ना स्टूडेंट्स, कि खुद की चीज़ आप लेके आए हो और आप उसमें ही टैक्स भरोगे तो आपको क्या वो चीज़ सही लगेगी? नहीं। अगर घर की शॉप होती है तो हम ऐसे बोलते हैं ना, घर की ही शॉप है, उसमें हम क्या पैसे देंगे, राइट। कोई भी हो, ग्रोसरी वगैरह की। तो इसमें यही था, घर का ही माल था पर हमें पैसे पे करने थे, वो भी डबल टैक्स। तो वो जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं सही नहीं लगती थी। तो उस वजह से भी क्या हुआ कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो लोगों में अवेयरनेस दिल आई कि भाई नहीं, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, ये पॉलिसी कोई हमारी तो है नहीं, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है, और उनमें वो फीलिंग्स भी आई। Now, transport and telecommunication, the railway, telegram post, land, and waterways, etc., were developed in India by the British for the military, economic, and political reason. However, it turned out to be a boon in disguise for the Indians. People came closer to another due to the development of this facility. Mobility, intellectuals, artisans, and business class increased, and they started exchanging thought and opinion. Discriminations of caste, community, and region became a lesser due to the increase of communication and mass transportation. The national leader could communicate their thoughts and plans to a large number of people. Leadership was built at a national level instead of a regional level. They gave a notable contribution in the achievement of Swaraj. अभी देखो ट्रांसपोर्ट एंड टेली कम्युनिकेशंस में देखो एक चीज़ लॉर्ड डेलहाउजी ने, मैंने जैसे पहले भी बोला था, बहुत अच्छी की। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने लिए ही डेवलप्ड की थी, लाइक उन्होंने अपने लिए ही डेवलप की थी, जैसे कि वो मिलिट्री के लिए, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल के लिए, ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने लिए की थी। बट इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि लोग जो थे वो बहुत ही क्लोज आने लगे। पहले देखो ट्रेन ही ना हो तो एक गांव में एक जना रहता और दूसरे गांव में दूसरा जना रहता, तो वो मिलते ही ना हो, उनके कोई कम्युनिकेशन ही ना हो, वो बातें ही ना करें, राइट। बट ये सारी ट्रांसपोर्टेशंस की एंड टेलीकम्युनिकेशंस की चीज़ें बढ़ी, क्या कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने खुद के लिए ये चीज़ें बढ़ाई, बट उससे फ़ायदा क्या हुआ, हमें ही हुआ कि हम जो थे वो एक दूसरे के क्लोज़र आने लगे लोग, और जो नेशनल लीडर्स जो थे वो इस तरह से ही क्लोज आने लगे।
और उनको काफ़ी टाइम मिल जाता था बातें डिस्कस करने का। लाइक अगर सपोज़ कि वो ट्रेन में मिले तो ट्रेन में भी काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूसली वो यही बातें कर सके कि भाई हमें कैसे आज़ादी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग जो थे वो अपने अपने क्या करने लगे, जो थॉट्स होते हैं ना वो एक्सचेंज करने लगे। अभी कोई भी चीज़ होती है तो हम सलाह मांगते ना, भाई देखो ऐसे नहीं ऐसे करे तो चले, तो कोई और अच्छी तरह से सलाह देगा कि भाई इस तरह से नहीं, आप अगर इस तरह से फॉलो करो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी तरह से होगी। तो थॉट्स जो थे वो एक्सचेंज होने लगे। तो इस तरह से इसमें जो हमें आज़ादी के लिए जो थिंकिंग थी और जो पावर चाहिए था, वो नेशनल लीडर्स जो थे जो मिलते रहते थे, कम्युनिकेट करते रहते थे एक दूसरे से, उससे हमें प्लस पॉइंट भी मिला कि हम एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज आने लगे। एंड कैसे हमें अपना अचीव करना है स्वराज, कैसे हमें आज़ादी चाहिए, वो एक बहुत ही अच्छा एक हमें मुद्दा मिल गया था। एंड ड्यू टू डू दिस टेक्नोलॉजीज, देखो जैसे कि टेक्नोलॉजीज का यूज़ भी होता है, मिस यूज़ भी होता है, राइट। बट हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी वो हमारे ऊपर है। ऐसे नाउ लिटरेचर एंड एडुकेशन। Education in English language is paved way to for the rise of Indian nationalism. The door to Western Indian ideas of nationalism opened due to the English education. Most of the literature in the world was available in English. The people of our country learned English language and become familiar with the recent trends in the world. Thus, we were inspired by the ideas of democracy, liberty, equality, fraternity, that is, brotherhood. From the American War of Independence and the French Revolution, people developed a self confidence, reorganized the power of unity, and began a dreaming about a bright future for the independent India. Various novels, acts, stories, poems, songs, etc. were written in the regional languages. This written literature spread the message of national unity and devotions. देखो फिर क्या हुआ कि लिटरेचर इन एडुकेशन, सी एडुकेशन जो है ना, दिस इज़ द वन मेन थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। देखो अगर एडुकेशन डेवलप्ड ही नहीं हुई थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने खुद के क्या कहते हैं कि भाई कंडीशंस के लिए कि भाई यहाँ पे इन लोगों को, हम लोगों को इनकी भाषा नहीं समझ में आती थी, बिकॉज हम इंग्लिश जानते नहीं थे, क्योंकि हम इलिटरेट थे, हम अपनी ही लैंग्वेज में बात करते थे। एंड ब्रिटिशर्स जो थे वो खुद इंग्लिश ही जाते थे। तो या ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लॉर्ड मैकली ने ही इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करवाई ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करा। अब एजुकेशन से क्या हुआ कि हमें अवेयरनेस हुई कि लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या कर रहे हैं और वो किस तरह से हमें गिनते हैं, एंड हम अपनी ही कंट्री में किस तरह से सर्वेंट की तरह रह चुके हैं। देखो एजुकेशन क्यों बोलते हैं कि ज़रूरी है, क्योंकि उससे अवेयरनेस आती है लोगों में, राइट, कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। जैसे कि सुपरस्टिशंस जो है, अगर हम पढ़े लिखे ना हो, गंवार हो, तो जो हमें बोलेगा हम वही फॉलो करेंगे। बट अगर हमने पढ़ाई की हो, तो पढ़ाई के साथ नॉलेज मिली हो, तो नॉलेज से हमें क्या फ़ायदा होता है कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। अंधविश्वास इतना करना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं है कुछ भी। तो वो हमें अवेयरनेस आती है ना, राइट। तो एजुकेशन जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की इंडिया में, बट उसका फ़ायदा हमें हुआ, ये भी एक मेन थिंग है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो कोई भी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। अभी लॉर्ड डेलहाउजी ने भले ही अपने ही कन्वीनियंस के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट सब स्टार्ट करवाया, बट फ़ायदा तो हमें हुआ ना, हम क्लोजर आए ना एक दूसरे के लिए साथ, तभी तो हम डिस्कशन कर पाए। सिमिलर ईयर लिटरेचर एंड एडुकेशंस की वजह से क्या हुआ, लिटरेचर एंड एडुकेशंस की वजह से हमें क्या होती है कि जो आज़ादी होती है, आज़ादी क्या होती है, हम गुलाम बन के बैठे हैं, उसका अवेयरनेस जागी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागा, हम ड्रीम देखने लगे कि एक दिन इंडिया भी इस तरह से ही आज़ाद होगा। क्योंकि तब क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था शायद, ऐसे। यस, तब है ना
वर्ल्ड वॉर का भी क्या कहते हैं कि चालू था। एंड उसमें इंडियंस जो थे ना वो काफ़ी जनों ने पार्टिसिपेट भी किया था अमेरिकन मिलिट्री में। अमेरिकन जो थी सेना, उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट किया गया था। और उनको वही हम जो लड़ाई करते थे क्या कहते हैं कि भाई दूसरी कंट्री के सामने, वो खुद की आज़ादी के लिए नहीं करते थे, दूसरी कंट्रीज़ के साथ लड़ाई करते थे। बट जो अमेरिकन के पास आर्मी होती थी ना उसमें इंडियंस भी काफ़ी होते थे। वो भी आपको आएगा 9th में, बहुत अच्छा है चैप्टर, रिवॉल्यूशंस वर्ल्ड वॉर का है उसमें। एंड तब हमें वहाँ से अवेयरनेस हुई कि भाई नहीं, हम खुद की कंट्री जो है हमारी, हम उसमें ऐसे ही बैठे हैं गुलामों की तरह बनते हैं। यहाँ पे भी जो आर्मी वगैरह है उसमें भी हम अमेरिका के अंडर ही हैं, तो हमारा क्या ऐसे। तो वहाँ से हमें क्या कहते हैं कि भाई इंडिया का ड्रीम जो है कि भाई हमें भी एक दिन आज़ादी मिलेगी, वो हम क्या कहते हैं कि भाई थिंक करने लगे। एंड द वेरियस नॉवल एक्ट स्टोरीज पोएम जो थी वो खुद की ही लैंग्वेज में लिखी गई एंड स्प्रेड किया गया मैसेज यूनिटी एंड डिवोशन का। Right now, newspaper had made a vital contribution spreading the national awareness. The newspaper published from Bengal, Mumbai, Chennai and other areas criticized the policies of the Britishers, and it's awakened a nationalist feeling in the hearts of people. See, newspaper जैसे कि जो होती है मेन थिंग, राइट। अभी भी देखो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ के थ्रू ये जो मीडिया कम्युनिकेशन है उसके थ्रू आजकल तो बहुत ही बढ़ गया है। मोबाइल में भी न्यूज़ इजीली आ जाती है, टीवी पे भी आ जाती है। लोग न्यूज़पेपर इतना, जो अभी भी लोग हैं काफ़ी जो न्यूज़पेपर काफ़ी के घर पे आते हैं, अदरवाइज़ किसी के घर पे ना आते तो लोग मोबाइल में इतनी सारी न्यूज़ देख लेते हैं, लाइव कहीं चल जाता। तो अभी तो बहुत सारा है, पर पहले तो इतना कुछ होता नहीं था। तो पहले न्यूज़पेपर थ्रू हमने लोगों में क्या खिलाई, अवेयरनेस दिलाई, फीलिंग जो होती है वो हमारी जागी, क्योंकि हमने हर एक जगह ये जो मैसेज था आज़ादी का वो स्प्रेड करने लगे थे। एंड पब्लिश्ड हुआ था बंगाल, मुंबई, चेन्नई में। एंड लोगों में ये अवेयरनेस आती गई नेशनलिज्म की फीलिंग्स ऑफ इन द हार्ट ऑफ पीपल। तो न्यूज़पेपर जो है उन्होंने, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, राइट। नाउ मैग्निफिकेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है कि आपको मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं तो इसमें क्या था कि भाई पहले आपको पता ही है कि इंडिया जो था, जैसे कि आपने 6th और 7th में पढ़ाई की हो, तो हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें जो थी, आयुर्वेदिक में हम आगे थे। देन आफ्टर जो मेडिटेशन करके एनर्जी हासिल होती है उसमें हम आगे थे। देन आफ्टर काफ़ी जो आर्कियोलॉजिस्ट को पता है पुरानी चीज़ें वगैरह मिलती है, तो उससे पुरानी चीज़ें जैसे कि किंग्स वगैरह तो राज करते ही थे। तो हमारे पास आपको अगर क्या कहते हैं कि वो सिविलाइजेशन के बारे में पता हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो थी उनके बारे में पता हो तो पता है मोहनजोदारो और ये सब जो थे वो उस टाइम पे उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी, किस तरह से पब्लिक बाथ थे उन्होंने बनाए थे। तो वो किस तरह से तब के टाइम पे विथाउट एनी टेक्नोलॉजी उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई थी। तो ये सारी जो चीज़ें हमें मिली और ये सारी चीज़ें हमने जो फाइंड आउट की, तो उससे हमें क्या मिला कि भाई इंडिया में इतनी सारी वेल्दी चीज़ें हैं, इतना सारा नॉलेज है। नॉलेज एस्ट्रोपैथी में है, मेडिकल साइंस में ले लो, डिप्लोमेसी में ले लो, स्पिरिचुअलिटी में ले लो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब इंडिया में है। और धीरे धीरे ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी जो बुक्स वगैरह थी, वो ट्रांसलेट होती गई इंग्लिश में एंड लोगों को डिटेल मैसेज पहुंचा जाते थे। एंड उससे हमें ये पता चला कि भाई इंडिया के पास तो बहुत सब कुछ है। एंड देन आफ्टर जो प्राइड ऑफ नेशनलिज्म होती है ना कि भाई सब कुछ तो हमारे पास है, हम क्यों इनके गुलाम बन के बैठे हैं, वो स्टार्ट हो गया। तो मैग्निफिकेंट एंड रिच हेरिटेज में यही है कि भाई जो चीज़ें हमारे पास थी एंड किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट की हो, उस हिसाब से रिमेन्स, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स डिस्पैचिंग अ रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। द आर्कियोलॉजिस्ट लाइक
राय बहादुर दयाराम शाही, माधव स्वरूप वत्स एंड रखल दास बनर्जी, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है। अब आर्कियोलॉजिस्ट तो आपको पता ही है, जो पुरानी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के खोद के भाई बताते थे कि यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना। आर्कियोलॉजिस्ट का मीनिंग ये होता है। तो ये जो लोग थे वो बाहर से स्टडी करके आए थे इंडियन ही, एंड उन्होंने यहाँ पे भी स्टडी की हो काफ़ी लोगों ने, बट उन्होंने जो कोर्स किया और फिर उन्होंने डीप नॉलेज लगाई हो कि भाई इंडिया के पास तो इतना सब कुछ था, हीरे जवाहरात मोती, वो तो किंग्स के टाइम पे हमारे पास थे ही, बट उससे पहले भी जैसे कि सिविलाइजेशन जो था, जो कला थी हमारे पास, वो सब तो बहुत ही बरकरार है और बहुत ही अच्छी है। तो हमें प्राइड होने लगा हमारे नेशन पे कि हमारे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों हम इनके अंडर है। तो धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग्स क्या होने लगी, जागने लगी। बाय द टाइम ओके, चलो चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल से हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिश्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। इससे हम टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये न्यू टॉपिक अगर स्टार्ट करेंगे तो वो कंटिन्यू बहुत लॉन्ग चला जाएगा। तो इससे बेटर है आज हम 6 रीजंस जो थे कि हमें नेशनलिज्म से अवेयरनेस करे, फीलिंग जगाए, उसके बारे में हमने पढ़ा आज। नेक्स्ट लेक्चर में ताकि कल हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो हिस्ट्री के, अगेन आई एम टेलिंग दैट हिस्ट्री चैप्टर्स आर टू लॉन्ग बट इंटरेस्टिंग है, समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।